भाग नंबर 6 है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भाग नंबर 6 है ना, और इसका नाम है राज्य, द स्टेट। आर्टिकल्स कहां से कहां तक है इसके अनुच्छेद? 152 से प्रारंभ हो जाएंगे और 237 तक रहेंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है भारतीय संविधान का। पहले नंबर पे हमने इससे पहले किया था भाग नंबर 5, और भाग नंबर 5 के जो आर्टिकल्स है वो कहां से कहां तक थे? 52 से 151 तक, है ना। तो 52 से लेकर 151 तक थे हमारे भाग नंबर 5 के जो आर्टिकल्स थे, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे भाग नंबर 6 के बारे में, ठीक है। अब यहां पर हमने ये कहा था आपको, जिस तरीके से संघ के अंदर, इस भाग नंबर 5 के अंदर संघ था, और संघ के भी हमारी 3 पार्ट्स में हमने इसको पढ़ा है। एक तो कार्यपालिका, ठीक है जी, इसको याद भी रख लेना, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, ठीक। इसी प्रकार से यहां हम लोग जैसे भाग नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे राज्य के अंदर भी, तो राज्य के अंदर भी तो 3 भाग होंगे ना भाई। राज्य में भी तो सरकार चलती है, कार्यपालिका वहां पर भी होती है जो राज्य की कार्यपालिका कहलाएगी, उधर फिर विधायिका जो होगी वो राज्य की विधायिका कहलाएगी, ठीक है जी, राज्य की विधायिका। फिर यहां पर न्यायपालिका कहलाएगी, ये जो हमारी राज्य की न्यायपालिका रहेगी, जो इसके अंदर हाईकोर्ट आएगा। आप मुझे एक आंसर देंगे जरा, संघ के अंदर कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं ना, ठीक है। संघ के अंदर कार्यपालिका के अध्यक्ष राष्ट्रपति है। राज्य के अंदर कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल है, ठीक है जी, गवर्नर है। इधर मैंने कहा कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? वास्तविक अध्यक्ष कार्यपालिका के जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर मैं इधर बात करूं तो यहां कौन हो जाएंगे? वास्तविक अध्यक्ष जो रहेंगे हमारे मुख्यमंत्री हैं। सीएम है ना। चलो, अब एक क्वेश्चन है आपसे कि यहां पर कार्यपालिका के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, चाहे वो संघ हो चाहे वो राज्य हो, कौन कौन आते हैं इनके अंदर? कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, एग्जीक्यूटिव होती है, इसके अंदर क्या कौन सी चीज, कौन कौन आते हैं? है जी, नहीं, लोकसभा राज्यसभा तो आएगी नहीं। कार्यपालिका के अंदर कार्य करने वाले व्यक्ति तो रहेंगे, या तो राष्ट्रपति के अंडर में कार्य चल रहा भारत में, ठीक है। उसके बाद कार्य करते हुए किसकी अध्यक्षता में कार्य चलता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं, मुखिया प्रधानमंत्री है। और इसी प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद होती है। अब ये जो मंत्री परिषद है इसके अंदर सारे मंत्री हैं, ठीक है जी। तो ये सारे मंत्री अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो यहां पर कार्यपालिका के अंदर मंत्री परिषद, मंत्री, मंत्रिमंडल इत्यादि सभी आएंगे, है ना। यहां पर क्या है कि राज्य के राज्यपाल रहेंगे, गवर्नर रहेंगे, और उसके बाद सीएम रहेंगे, और सीएम के साथ साथ अन्य जो मंत्री पद की शपथ लेते हैं वो भी सारे मंत्री यहां पर कार्य करते हुए दिखाई देंगे हमें, है ना। तो कार्यपालिका के अंदर, राज्य के अंदर सब इस प्रकार से आ जाते हैं। अब मैं आपको कहूंगा कि अगर संघ की विधायिका के अंदर क्या चीज हमने पढ़ी थी? संघ की विधायिका के अंदर हमने क्या चीज पढ़ी थी भाई? हमने कहा कि जो जहां पर विधि बनती है, विधि स्थापित होती है, उसे विधायिका कहते हैं। और विधि बनाने का जो एक अधिकार है संघ के अंदर, वो संसद को, या भारतीय संविधान के अनुसार जो भी कानून बनता है वो संसद ही बनाती है, समझ रहे। अब यहां पर बात आती है हमारी राज्यों के अंदर जो विधायिका है, जिसे हम लोग लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेटिव कहते हैं। इस लेजिस्लेटिव के अंदर जो विधि बनाने की प्रक्रिया है वो कौन करेगी? वो करेगी विधानमंडल, ठीक है जी, विधानमंडल, जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर, इधर हमने कहा कि संसद के 2 पार्ट्स होते हैं, संसद के 2 भाग थे। एक तो था हमारा लोकसभा छोटा सदन, और एक था हमारा राज्यसभा बड़ा सदन, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर विधानमंडल के अंदर, राज्यों के अंदर भी 2 सदन है कुछ राज्यों के अंदर, जैसे कि सबसे छोटा सदन है विधान सभा और विधान परिषद। विधान परिषद बड़ा सदन है, विधानसभा छोटा सदन है। इसी प्रकार से हम लोग ये कह रहे थे, आप मुझे पहले आर्टिकल बताएंगे, संसद का आर्टिकल कौन सा है, कौन से अनुच्छेद के अंदर पार्लियामेंट का वर्णन है? 79 अनुच्छेद के अंदर आते हैं हमारी पार्लियामेंट। लोकसभा कौन से के अंदर आती है?
81 में आएगी। पहले राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा 80 के अंदर आएगी, ठीक है, और 81 के अंदर 81 अनुच्छेद के अंदर हमारी रहती है लोकसभा। इसी प्रकार से आप यहां पर आ जाओ विधानमंडल। विधानमंडल, किसी भी राज्य की विधानमंडल कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, तो आपका आंसर लगेगा अनुच्छेद नंबर 168 के अंदर आती है। समझ रहे आप। और उसके बाद इसका बड़ा सदन कौन सा है, विधान परिषद है, तो विधान परिषद किस में आ जाएगी, 169 के अंदर, और विधानसभा किसके अंदर आएगी, 170 आर्टिकल्स के अंदर, अनुच्छेद नंबर 170 के तहत आएगी हमारी विधानसभा राज्य की। समझ रहे आप। विधान परिषद सभी राज्यों में है नहीं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि इस टॉपिक को पढ़ाएंगे अब। न्यायपालिका, केंद्र के अंदर, संघ के अंदर जो भाग हमारा 5 था, उसमें न्यायपालिका के अंदर हमने आपसे चर्चा करी थी, वो करी थी सुप्रीम कोर्ट की। यहां पर हमने चर्चा करी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, ये भी आप लोग बता दो हमें। सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है भारतीय संविधान के अंदर, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है, हाँ, आर्टिकल 124 में आता है। ठीक है जी, सही आंसर है। अब मैं बात करूं, यहां पर न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो राज्यों की न्यायपालिका जिसके अंदर हाई कोर्ट के हम लोग डिस्कस करेंगे, तो न्यायपालिका कौन से आर्टिकल के अंदर आएगी, 214 में। उस 2 को आगे कर देंगे हम लोग, है ना। 214 अनुच्छेद के अंदर राज्य की न्यायपालिका का वर्णन है। अब ये तो चीज हमने बता दिया आपको। अब लोग हम इसके आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेंगे, फिर इन विधानसभा को, विधानमंडल के अंदर जो विधान परिषद है, इनके कार्य और विधानसभा के कार्य क्या होते हैं, उन सबको भी आगे पढ़ेंगे। यहां तक हो गया, लिख लिया ना। चलो अब आ जाओ राज्यपाल के आर्टिकल। ऐसे तो हमने करे थे लास्ट क्लास में, इसका रिपीट करा दूं मैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। राज्यपाल से संबंधित कार्य, जैसे हमने राष्ट्रपति के आर्टिकल्स करे थे ना, कौन से अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति आते हैं, अरे कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति है भारतीय संविधान के, अनुच्छेद नंबर 51 में। नहीं, गलत आंसर है, अनुच्छेद 52 से तो स्टार्ट हो रहे हो। अनुच्छेद 52 में आएंगे ना, ठीक है जी, ओके। इसी प्रकार से जब यहाँ 152 से आर्टिकल स्टार्ट होता है कार्यपालिका राज्य की, लेकिन 152वें आर्टिकल के अंदर ये बात बोली गई है कि जो राज्य की व्यवस्था है उसके अंदर जम्मू कश्मीर शामिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, अपनी खुद की धारा थी उस टाइम पर जिस समय ये हमारे संविधान बन रहा था। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आज जम्मू कश्मीर भी इसी के अंदर शामिल हो चुका है जब से 370 हटी है। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 152 ये कहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये अनुच्छेद अप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 153 से स्टार्ट होता है हमारा कार्यपालिका राज्य की। स्टार्ट करें, राज्य की कार्यपालिका कहां से स्टार्ट होगी, ठीक है जी। आ जाओ जरा यहां पे, राज्यपाल के बारे में हम लोग बात कर ले आपसे। अनुच्छेद नंबर 153 पूछा जाता है आपसे कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। एक से अधिक भी तो हो सकता है सर। हाँ, वो ये क्वेश्चन है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये करके है। समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक स्टेट के अंदर एक गवर्नर होगा। वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल नंबर 153 के तहत है। समझ रहे आप। और वही एक गवर्नर जो है हमारा, वो एक से अधिक राज्यों का गवर्नर हो सकता है, जैसे एडिशनल चार्ज मिल जाता है उनको। समझ रहे हैं मेरी बात, ओके। आर्टिकल नंबर 154 के तहत क्या है, 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होगी, ठीक है ना। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द गवर्नर, गवर्नर के या राज्यपाल के हित में अंडर में होगी कौन सी, राज्य की कार्यपालिका। कहने का मतलब यह कि राज्य में जो भी कार्य चल रहे हैं, जो भी प्रक्रिया होगी, वो राज्यपाल की देखरेख में होगी। राज्यपाल ही सबसे बड़ा एक संवैधानिक पद होता है किसी भी राज्य के अंदर। यहां तक पढ़ लिया हमने। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्वेश्चन है हमारा
क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? नहीं होता है। उधर राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं, है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये कहा क्या राज्यपाल का चुनाव होता है? नहीं, राज्यपाल को मंत्री परिषद मंत्रिमंडल के द्वारा उसका नाम नामित किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति को दिया जाता है, राष्ट्रपति उसके बाद उनकी नियुक्ति करते हैं। समझ रहे? तो अगला ही अनुच्छेद हमें क्या कहता है? 155वां, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर, स्टेट गवर्नर, ठीक है। ये हमने ध्यान रखना है, समझे आप बात को? देखो, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेट के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा राज्यपाल का पद आया कहां से था भारतीय संविधान में? ब्रिटेन से था या 1935 के भारत शासन अधिनियम से? 1935 के भारत शासन अधिनियम से गवर्नर की पोस्ट थी, क्योंकि गवर्नर हमारे इंडिया में ऑलरेडी चलते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटेन के अंदर चल रहे थे या नहीं चल रहे थे वो अलग मैटर है, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने अपने स्टेट गवर्नर बनाए हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, अगर आप आंसर दे दोगे कि कौन से ऐसे पहले भारतीय थे, फर्स्ट इंडियन थे जिनको गवर्नर बनाया गया था बिहार का और उड़ीसा का? पहले भारतीय, आप आंसर दे देंगे इसको, चाहे वैसे बता देना, हमें कमेंट करके देना है, कमेंट कर देना अगर हो सके तो, वीडियो देखोगे तो अगर ठीक है। चलो यहां पर आ जाओ, पहले 153 हो गया हमारा 55। अब इसके बाद एक आर्टिकल 56 वाला तो रहने दो आप लोग, 158 लिख लो, 57 लिख लो, 157वें आर्टिकल के अंदर यह है कि राज्यपाल की योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राज्यपाल की? तो राज्यपाल गवर्नर की योग्यता, ठीक है। अब सुनो, ये तो योग्यता है, क्वालिफिकेशन है भाई। 35 बड़े 3 पद होते हैं हमारे भारत के अंदर, एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर। इन तीनों के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो पहली बात तो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, वो तो बेसिक सी बात है। कितनी वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कौन से सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो वो विधानसभा का होना चाहिए या विधान परिषद का या लोकसभा का या राज्यसभा का? तो विधानसभा का। तो वह या जो गवर्नर पद पर बैठना चाहता है तो वह राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। समझ रहे आप बात को? राज्य विधानसभा का सदस्य, मैंने कहा कि एक बार विधायक बन चुके हो। समझ रहे मेरी बात? कभी या तो पास्ट में विधायक बने हो या वर्तमान में कोई विधायक पद पर हो या किसी विधानसभा में मंत्री पद पर हो, तो उनको वो मंत्री पद त्यागना पड़ेगा, क्योंकि ये लाभ के पद पर नहीं हो सकता कोई भी जिस समय गवर्नर के नामांकन कराएगा तो, या फिर गवर्नर के लिए अपना नाम नामित कराएगा तो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वह राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यहां तक तो समझ रहे ना? कितने वर्ष की आयु कर चुका हो पूरा? 35 वर्ष का व्यक्ति, उसके बाद का व्यक्ति ही गवर्नर बन पाएगा, उससे पहला व्यक्ति गवर्नर नहीं बन पाएगा। ग्राम प्रधान के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है। ग्राम प्रधान के लिए निम्नतम आयु 21 वर्ष होती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्नतम आयु 25 वर्ष। यहां तक तो ये आर्टिकल हो गया हमारा 157वां। 158वें आर्टिकल के अंदर क्या है? हाँ जी, 159 लिख लो, फिर 159 अनुच्छेद नंबर 159 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? अरे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट,
बस ये हमने ध्यान रखना है। कौन मुख्य मतलब कौन शपथ दिलाता है राज्यपाल को? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय जी हाँ, गवर्नर को, क्योंकि सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति, केंद्र के अंदर, संघ के अंदर और राज्य के अंदर हमारा गवर्नर है, तो गवर्नर को शपथ दिलाई है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने, है ना, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ने शपथ दिलाई थी राष्ट्रपति को। ठीक है जी। अब एक राज्यपाल फिर नियुक्ति करता है किनकी? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की करेगा, मंत्रिपरिषद की करेगा। ठीक है, ये हम लोग करेंगे डिस्कस अभी। तो ये तो गवर्नर से संबंधित आर्टिकल है। इसका एक और 2 आर्टिकल और है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में राज्यपाल को लेकर, वो है 161 आर्टिकल, अनुच्छेद नंबर 161। क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। कहने का मतलब ये है मेरा कि जो एक ग्रैंड पार्डन्स बोलते हैं इसको, एक पावर है ना, एक ऐसी शक्ति क्षमादान की जो किसी की उम्र कैद को कम करा सकते हैं या किसी की फांसी को उम्र कैद में चेंज करा सकते हैं, लेकिन इनको भी किससे सहमति लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से ही अनुमोदन करना पड़ेगा गवर्नर को भी। समझ रहे? मेन व्यक्ति राष्ट्रपति है। आप मुझे आंसर देंगे कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर है? 72 के अंदर है ना, और गवर्नर को 161 के अंदर है। समझ रहे? राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, ऑर्डिनेंस जिसे हम लोग कह सकते हैं, और इनको भी यहां पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अंदर है? बताओ। 123 तो राष्ट्रपति था, 213 में आएगा। 213वें अनुच्छेद के अंदर गवर्नर के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। सर राज्यपाल को महाभियोग भी लग सकता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सिर्फ ये हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। समझ रहे आप बात को? तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। कि कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो विधानसभा विधानमंडल के द्वारा बनाए जाते हैं। समझ रहे? लेकिन अगर विधानसभा विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और इमरजेंसी में कोई कानून बनाना है तो उस समय राज्यपाल कोई कानून बना सकता है अध्यादेश जारी करके। यहां तक तो समझ रहे? आपातकाल केंद्र के अंदर, राष्ट्र के अंदर लगता है तो राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि आपातकाल के दौरान कोई कानून बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है। देखा होगा आपने, विधानसभा के सारे सत्र, पहली बात तो यह है कि सरकार ही गिर जाती है उस टाइम पे, जिस समय राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन होता है, तो उस टाइम पर गवर्नर को ही अधिकार है कि वो अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। समझ रहे आप यहाँ तक? तो ये आर्टिकल्स है हमारे गवर्नर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अब गवर्नर जो है, इनकी सहायता के लिए और इनकी सलाह के लिए हम जनता के द्वारा एक मंत्री परिषद चुनी जाती है। आपने सुना भी होगा मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं। मुख्यमंत्री कौन होते हैं? मुख्यमंत्री तो उस पार्टी के मेन लीडर होते हैं या मेन मुखिया होते हैं जो पार्टी ज्यादा वोट जीतकर सदन में पहुंची है। समझ रहे आप? अब सदन में पहुंचाया किसने? जनता ने पहुंचाया। और सदन में पहुंचाया क्यों जा रहा उन लोगों को? क्योंकि वो गवर्नर की, राज्यपाल की सलाह इसकी सहायता कर सके और इनको सलाह दे सके। क्योंकि प्रत्येक स्थान से अलग अलग विधायक चुनकर कहां जाएंगे? सदन में जाएंगे और अपने स्थान की जो बातें होती हैं, अपने क्षेत्र की जो बातें होती हैं, अपने कार्य जो होते हैं, वो किसके समक्ष रखें? राज्यपाल के। तो कहने का मतलब ये होता है कि राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए राज्यों के अंदर एक विधान परिषद होगी। आर्टिकल नंबर 163 के तहत लिख लेंगे, आर्टिकल नंबर 163। हाँ, वो उधर थी उसमें, है ना? ठीक, आर्टिकल नंबर 74 में, है ना? अभी मैं बोल रहा हूं आर्टिकल नंबर 163 लिखेंगे। राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। गवर्नर की सलाह एवं सहायता के लिए एक
मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी, समझ रहे मेरी बात को। ये मंत्री परिषद आज सारे कार्य करती है भारत के अंदर, मंत्रिमंडल इसमें से बनते हैं, सारे मंत्री बनते हैं, लेकिन चुना किसके लिए गया? संविधान के अनुसार किसके लिए है ये सिर्फ राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए राज्यों के अंदर, समझ रहे हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए सांसद को चुना जाता है क्योंकि राष्ट्रपति थोड़ा ना कार्य करेंगे कहीं स्थान पे आके अपने क्षेत्रों में जाके अलग अलग, तो वहां तो एक प्रतिनिधि होंगे ना, और वही प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता के द्वारा। यहां तक समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्वेश्चन है कुछ आपका? है आर्टिकल नंबर 163 के बाद 164 लिखेंगे, 164, इसको सब क्लॉज आर्टिकल 1 भी कर दो चाहे, ब्रैकेट में अनुच्छेद नंबर 1 कर दोगे, अनुच्छेद नंबर 164 1। सर जो आपने राज्यपाल की सलाह के लिए बताया मंत्री परिषद, ये विधानसभा वाला ही? हाँ जी, विधानसभा, विधायक जो होते हैं। विधान परिषद से तो कोई ना, विधान परिषद का एक अलग रोल होता है, उसे समझाएंगे हम लोग यहाँ पर, अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो आर्टिकल नंबर 164 के अंदर क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये लिख लो। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, शपथ तो राज्यपाल दिलाते हैं ना, और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को भी शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर जो मंत्री पद पर शपथ लेते हैं वो मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल उनको शपथ दिलाते हैं। फिर यहां तक तो समझ रहे हैं ना? जो मेन आर्टिकल्स है वो हमने पढ़ने, राज्यपाल से संबंधित ये हो गया। अब आ जाओ आप लोग विधान मंडल पर, हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी कंपेयर करेंगे लोकसभा से या राज्यसभा से, विधानसभा और विधान परिषद के। आ जाओ राज्य विधानमंडल, अभी हमने कहा कि कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 168 में आएगा। अब राज्य विधानमंडल के दो भाग हमने पढ़ने हैं, या दो इसके सदन पढ़ने हैं। राज्य विधानमंडल का बड़ा सदन जो है अभी इधर लिख लेते हैं, विधान परिषद, आर्टिकल क्या है इसका? 169 है ना। और विधानसभा जो छोटा सदन है इसका अनुच्छेद क्या है? 170 है। हो गया? ठीक है। अब यहां पर विधानसभा, इधर विधान परिषद है। बड़ा सदन ये है, छोटा सदन वो है। सीधा लोकसभा राज्यसभा की जो हमने कंपेयर कर रहे थे वो करेंगे अभी, ठीक है। तो यहां विधानसभा जो है लिख लोगे, इसे जनता का सदन कहा जाता है। पब्लिक हाउस, स्टेट का पब्लिक हाउस। जैसे लोकसभा को पब्लिक हाउस कहा जाता है, इसी प्रकार से इसको भी पब्लिक हाउस कहा जाता है। उसके बाद इसे लिखेंगे, छोटा सदन है, एक लोअर हाउस है। राज्य विधानसभा का छोटा सदन है, राज्य विधानसभा का छोटा सदन है, लिख लिया। और यहां पर ये बड़ा सदन लिख लेंगे हम लोग। पहला पॉइंट है छोटा सदन, चलो लोअर हाउस, और ये अपर हाउस है। मैं आपको ये कहूंगा कि विधानसभा अभी कितने राज्यों में है? विधानसभा कितने राज्यों के अंदर है? सभी राज्यों में है ना।
प्रत्येक राज्यों के अंदर विधानसभा है, लिख लेंगे। प्रत्येक राज्यों में विधानसभा है, विधानसभा है। तो भारत के प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, सभी राज्यों के अंदर। यहां तक तो पता ही है हमें, प्रत्येक राज्यों के अंदर विधानसभा है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या विधान परिषद सभी राज्यों में है या कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान के अंदर? 6 राज्यों में। पहले 7 राज्यों में हुआ करती थी, लेकिन आज कितने में? पक्का? कौन कौन से हैं, गिनवाओ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। जी हाँ, अभी हम लोग लिखेंगे विधान परिषद भारत के केवल 6 राज्यों में है। भारत के केवल 6 राज्यों में उपस्थित है विधान परिषद। और वो 6 राज्य कौन से लिख लो कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से राज्य के अंदर विधान परिषद है या नहीं है। 6 राज्य लिख लेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। लिख लिया हमने, ठीक है। अब ये है कि बात हमारी कि विधानसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये चुनाव जो होता है इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है विधानसभा के सदस्यों का। लिख लेंगे, विधानसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है और विधान परिषद के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है जी। यहां तक लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि यहां पर जो चुनाव होता है वो कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का, और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। लेकिन 6 वर्ष के लिए होता है ना, हम लोग लिखेंगे प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सही लिखा या ऐसे? सेवानिवृत्त होते हैं, ठीक है जी, रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर्स पर 2 इयर्स में 2 सालों के अंदर, और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य निर्वाचित होते हैं। उतने ही सदस्य निर्वाचित होते हैं, ठीक है जी। 1/3 सदस्यों का सेवानिवृत्त होते हैं, 1/3 सदस्य, और उनके स्थान पर उतने ही सदस्य आते हैं। समझ रहे हैं यहां तक? तो बिल्कुल राज्यसभा सेम प्रोसेस है ना, यहां तक है ना। हाँ, वो लिखेंगे ना, अभी पॉइंट है ना। इसको या हम लोग कह सकते हैं विधानसभा को राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है, और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता। इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, उसे किया जा सकता है। इतना हमने ध्यान रखना है। ओके, क्वेश्चन है हमारा कि विधानसभा जो होती है हमारी, विधानसभा का जो चुनाव तो लिख लिया ना हमने, डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष होता है,
5 वर्ष के लिए होता है, ये भी है, इसको भंग किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल उतने ही टाइम का होगा जितने टाइम की विधानसभा होगी। विधानसभा अगर पहले भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, तो तब भी वहां पर क्या हो जाएगा, सदस्यों का खत्म हो जाएंगे उनकी टाइम पीरियड। ये चीज हमने ध्यान रखनी है। अब एक क्वेश्चन ये है कि विधानसभा के अंदर मिनिमम सीटों की संख्या कितनी होनी अनिवार्य थी और अधिकतम कितनी होनी अनिवार्य है, वो लिख लेंगे जरा। विधानसभा में अधिकतम सीटें 500, वर्तमान में 500 होनी चाहिए अधिकतम सीटें विधानसभा के अंदर, ठीक है। और मिनिमम सीटें कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए विधानसभा में, 60 सीटें। 60 सीटें न्यूनतम होनी चाहिए। अब इनके हम लोग नोट करके भी पॉइंट लिखेंगे, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिनके अंदर विधानसभा सीटों की संख्या कम है। अभी हाल ही के पेपर, जीडी के पेपर चल रहे हैं, उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा कौन सा स्टेट था जिसके अंदर विधानसभा सीटें इससे भी कम है, या फिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा सीटें 60 से नीचे हैं, ठीक है। हाँ, वो लिखेंगे। अभी पहले आप लोग यहां पर आ जाओ, यहाँ की, हाँ सिक्किम है ना, इनके बारे में लिखेंगे। सुन लो, मैं ये कह रहा हूं आपको कि विधान परिषद के अंदर अधिकतम सीटों की निर्धारितता नहीं है, ठीक है, लेकिन मिनिमम सीटों की है, ये लिख लेंगे हम लोग। विधान परिषद में न्यूनतम सीटें विधान परिषद के अंदर 40 होनी चाहिए। कितनी? 40 सीटें। समझ रहे मेरी बात? तो विधान परिषद में सीटों की संख्या न्यूनतम 40 होनी चाहिए, विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होनी चाहिए और अधिकतम है 500। और उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट है हमारे पूरे भारत का जिसके अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं अभी तक, और उनकी सीटें भी अभी तक इसके आसपास नहीं पहुंची, क्योंकि 403 सीटें हैं और यहां पर 500 सीटें होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है? अभी पहले तो ये पॉइंट लिख लेंगे, नोट करके एक नोट करके पॉइंट लिखें जरा। भारत के ऐसे राज्य लिखेंगे, भारत के ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा सीटें 60 से नीचे हैं। विधानसभा के बारे में लिखना है। हाँ, नोट करके लिखेंगे पॉइंट। ऐसे राज्य जिनमें विधानसभा सीटें 60 से नीचे हैं, विधानसभा सीटें 60 से नीचे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पहले तीनों लिखो, मिजोरम, इन तीनों राज्यों के अंदर 40-40 सीटें हैं। तो इसका मतलब यह है कि भाई 20-20 सीटें कम है वर्तमान में। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, हमने इतना ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम में 40-40 सीटें हैं। इसके अलावा लिखेंगे सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर सीटों की संख्या जो है वो 32 है, 32। सिक्किम में 32। अब हम ये कहते हैं कि हमारे 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। कौन कौन से हैं? दिल्ली और पुडुचेरी, है ना। अब पुडुचेरी की तो जनसंख्या इतनी है ही नहीं, दिल्ली की तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। दिल्ली में तो बहुत सारी सीटें हैं, 70 सीटें हैं कुल विधानसभा है, लेकिन पुडुचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसके अंदर 30 विधानसभा सीटें हैं, उसके अंदर है 30, ये 32 है ना, लिख लोगे आप लोग। पुडुचेरी के अंदर लिखेंगे, पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी ध्यान रखेंगे हम, कभी उसको स्टेट मान लो आप। पुडुचेरी के अंदर सीटों की संख्या है 30, बस। यहां तक समझ रहे हैं? हमारे ऐसे भारतीय राज्य जिनके अंदर 60 से कम विधानसभा सीटें हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम है, जिनमें 40-40 सीटें हैं, 32 सीटें सिक्किम के अंदर है, 30 सीटें हमारे पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी के अंदर है।
लिख लिया? ओके। अब ऐसे 3 राज्य भी लिख लो जिनके अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। 3 राज्य सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य लिख लेंगे। हाँ, पहले यूपी लिख लेंगे 403, फिर पश्चिम बंगाल लिखेंगे। पश्चिम बंगाल 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। हाँ, यूपी के अंदर 403। और महाराष्ट्र के अंदर कितनी है? 288 सीटें। ये भारत के 3 ऐसे स्टेट हैं जिनमें सर्वाधिक सीटों की संख्या विधानसभा, 294 पश्चिम बंगाल और 288 महाराष्ट्र। आप मुझे एक आंसर देंगे जरा? बिहार भी लिख लो, एक राज्य और भी लिख लो, बिहार 243। 243। आप मुझे एक आंसर दो पहले कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र है। लेकिन यहां सीटें एयरफेयर हो रखी है। देखो, ध्यान रखेंगे, हमारे दिमाग में एक चीज आ सकती है कि उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में है, तो कहीं ना कहीं पे महाराष्ट्र की विधानसभा सीटें ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिम बंगाल की विधानसभा सीटें ज्यादा है महाराष्ट्र से। हाँ, जनसंख्या। लेकिन अभी हम बात कर ले आपसे कि एक बिहार है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। और बिहार चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य है, 243 सीटें। ये 4 स्टेट आपने याद रखने हैं और ये इनके हमने डिस्कस कर ही लिया गया। ठीक है जी, कौन सा छोटा सदन है, कौन सा बड़ा सदन है। अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये है कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 25 वर्ष। सेम वही है जो लोकसभा के अंदर है। हाँ, तो यहां पर ध्यान रख लेंगे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ओके, समझ गए? और राज्यसभा का नहीं, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु 35 बोली आपने? अरे नहीं, 30। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष थी और उधर हमारे विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम निर्धारित करती है विधानमंडल की सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर, सॉरी, क्योंकि विधानसभा से ही तो जो सदस्य आकर बैठते हैं विधान परिषद के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम निर्धारित नहीं है, मिनिमम निर्धारित है। मिनिमम कितनी है? 40 सीटें विधान परिषद। अब सुनो, एक ही स्टेट ऐसा हुआ करता था जिसमें विधान परिषद की सबसे कम सीटें थी, वो था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर है ही नहीं, विधानसभा परिषद है ही नहीं उसके अंदर, नहीं थी तो उसके अंदर 30 के आसपास है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं है ना इस टाइम, तो जम्मू कश्मीर है नहीं, तो बस ये ध्यान रखिए हम लोग। ओके जी, तो ये तो था हमारा विधानसभा विधान परिषद, इतना हमने डिस्कस कर लिया। उससे पहले हमने गवर्नर के बारे में डिस्कस किया था। आ जाओ हाई कोर्ट के जो भी मेन आर्टिकल्स है, और ऐसी हाई कोर्ट जो अन्य हाई कोर्ट के मतलब अन्य राज्यों का भी कार्य करती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। लिख लो आप, हेडिंग डालेंगे हाई कोर्ट। राज्य की न्यायपालिका, तो बिल्कुल संसद की तरह ही है सारा कुछ, है ना? सेम उसी का राज्य का, वो पूरे देश का इसी तरह राज्य न्याय पालिका। ठीक है जी, इसे कहते हैं हम लोग हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय इसमें आएगा।
न्यायपालिका के साथ तीन होते होगी राज्य। कैसे? वो अलग है। हाँ, वो जो आप कह रहे हो वो तो पूरा स्ट्रक्चर हमने न्यायपालिका में दर्शाया था। सुप्रीम कोर्ट उच्च है, फिर नीचे हाई कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनरी कोर्ट है। बस ये चीज़ है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय हम लोग करें तो उच्च न्यायालय का कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संविधान में दिया गया कि उच्च न्यायालय का गठन? अनुच्छेद नंबर लिख लेंगे हम लोग, पॉइंट जरा। उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट लिख लिया, ठीक है जी। इसके अंदर लिख लो आप अनुच्छेद नंबर 200। पहले तो उच्च न्यायालय कहां से कहां तक है, मतलब ये जो वर्णन है 214 से लेकर इसका वर्णन लिख लेंगे 232 तक, 232। अनुच्छेद नंबर 214 से लेकर 232 तक हमारा अनुच्छेद है उच्च न्यायालय के, या जिसे कहते हैं हम लोग राज्यों के न्यायपालिका। इसमें हम लोग लिखेंगे अनुच्छेद नंबर 214। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो जितने हमारे देश में राज्य उतने ही हाई कोर्ट होंगे। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये वर्णन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल अपना रखा है पूरा, ऐसा होगा। अगर दूसरे राज्य का कोई कार्य संभाल रहा है कोई हाई कोर्ट तो संभाल लें, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें तो ये बोल दिया गया ना कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि वर्तमान में कितने स्टेट है भारत के अंदर? 28 राज्य। कितने यूनियन टेरिटरी है? 8 है। टोटल मिला के कितने हो गए? 36 है। तो 36 हो गए। अब इन 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? तो भारत के अंदर लिखेंगे भारत में वर्तमान भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, 25 उच्च न्यायालय, और टोटल यूनियन टेरिटरी स्टेट कितने हो गए? तो यहां पर यह अनुच्छेद तो दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हमारा हाई कोर्ट होगा, लेकिन वर्तमान में नहीं है ना। तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊपर। लिख लिया? अभी कौन सा स्टेट ऐसा है जो किसी अन्य हाई कोर्ट के साथ लग रहा है, वो हम लोग वर्णन करेंगे। हाँ, कई सारे करेंगे हम लोग, उनके ऐसी हाई कोर्ट लिख लेंगे जो दूसरे राज्यों का काम कर रही है। लिख लिया? अनुच्छेद 216 लिखेंगे, आर्टिकल नंबर 216, 216। उच्च न्यायालयों का गठन। भाई गठन तो मुख्य न्यायाधीश के आने पर होगा ना, उसके अंदर न्यायाधीश जब आएंगे तभी तो पूरा संपूर्ण संरचना बनेगी। तो यहां तो प्रत्येक राज्य के लिए कुछ न्यायालय होगा। आर्टिकल नंबर 214 में देखो सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में था, और क्या भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगी? 124 में भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगी, और ये 214 है। इतना हमने ध्यान रखना है। 216 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है, यहां पर इतना हमने याद रखना है। लिखेंगे हम लोग प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, लिख लेंगे, वो भी आर्टिकल यही है। हाँ जी, तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। देखो मुख्य न्यायाधीश होना या न्यायमूर्ति होना, मुख्य न्यायमूर्ति तब भी वो सेम है ना, चीफ जस्टिस। यहां तक लिख लिया? 216 में है प्रत्येक राज्य। आप मुझे एक आंसर दो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत के अंदर पहले उच्च न्यायालय जो बनाए गए थे इंडिया के अंदर, वो कहां पर बने थे, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ था भारत में? चलो वो तो सही आंसर है आपका कि कोलकाता, मद्रास, फिर मुंबई, ये 3 राज्यों के अंदर भारत में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तीनों प्रेसिडेंसी के अंदर 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब पारित हुआ था इंडिया में? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, इंडियन 1935 में नहीं, हाई कोर्ट एक्ट 1861 ये था।
लिख लेंगे इस पॉइंट को। भारतीय या भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में आया और 1862 में 1862 में कलकत्ता, मुंबई एवं मद्रास इन 3 जगहों पर पहली हाई कोर्ट का गठन किया गया। बॉम्बे, मुंबई, है ना, मुंबई लिखा भी हमने, मुंबई लिख दिया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 ऐसे हमारी प्रेसिडेंसी थी जिसके अंदर पहली हाई कोर्ट बनी भारत में 1862 में और हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में। आप मुझे एक आंसर देंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? यूपी की आप लोग जीके पढ़ रहे होंगे, पैट का एग्जाम दिया होगा आपने, अन्य बहुत सारे एग्जाम होते हैं यूपी के हैं। उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? 1866 में, जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट है, 1866 में हो गया था। लिख लिया? आर्टिकल नंबर 217 लिखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद नंबर 216, टाइम होगा तो बता देना मेरे को, हैं? हाँ, तो ये आर्टिकल खत्म हो जाएंगे इसके बाद 216, फिर दोबारा से नहीं बढ़ाने पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 217 अनुच्छेद लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 217 के अंदर है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो उसके अंदर जज बैठेंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी। आप मुझे एक आंसर देंगे जरा कि कितने साल के लिए या कितने वर्ष में रिटायर हो जाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? हाँ, राज्यों के अंदर जो आयोग हैं, जो भी कुछ है, वो 62 वर्ष में रिटायर हैं। और उसके अंदर हम लोग संवैधानिक चीज़ें अंदर जो पढ़ रहे हैं वहाँ 65 वर्ष में रिटायर हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह। और मैक्सिमम कितने साल के लिए पद पर बैठ सकते हैं? नहीं, वर्ष इतना ही रहेगा, 6 वर्ष लिख लेंगे हम लोग। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। अपना पद धारण कर सकते हैं कितने वर्ष की आयु तक? 62 ईयर्स, 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं। आप मुझे आवेग बताएंगे क्या होता है? कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 62 वर्ष तक ये अपने पद पर बैठ सकते हैं, पद धारण कर सकते हैं। आप आंसर दो पहले मुझे एक साइंस के क्वेश्चन का, आवेग क्या होता है? धारा वगैरह का पोर्शन है, आवेग वगैरह कुछ। आप मुझे एक तो ये कह रहे हैं कि आप हमें वो पढ़ा दो, केवीएस का हमारा पेपर है और ये रिवीजन करा दो। 30 नंबर की जीके है, 30 नंबर की हिंदी है, 30 नंबर की इंग्लिश है, 20 नंबर का मैथ्स है, 5 नंबर की रीजनिंग है, 5 का कंप्यूटर है और सीडीपी 60 नंबर की, टोटल 180 नंबर का है। 30 नंबर में करंट अफेयर, जीके, साइंस, सब कुछ पैटर्न है उसके अंदर। अरे थोड़ा जीके वाली साइंस आएगी उसमें, जीके जो नॉर्मल वाली वैसी साइंस नहीं है, उसे छोड़ दो तुम। साइंस को जो पहले साइंस आया करती थी उसको छोड़ दो, लेकिन जीके में तो साइंस आती है। अब कौन सी एसएससी में साइंस आती है स्पेशल? एसएससी में नहीं साइंस के क्वेश्चन आते, वो तो जीके वाला साइंस है, तो रहेगा ही रहेगा। सर जो आपने 2017 में बताया इसमें कार्यकाल भी आएगा। ठीक है, तुम कह तो रहे कि पढ़ा दो। मैं अब ये नहीं कहता मैं कि भाई मैंने तुम्हें आज तक भी नहीं कहा, और मैंने कल वाली वीडियो में भी ये वाला पॉइंट लिखा हुआ, बताया हुआ, समझाया हुआ। मैंने इतना अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा का पूरा मापन क्या होता है। उसके क्वेश्चंस भी है बाद में, 15 क्वेश्चन है शायद लास्ट में,
और 15 क्वेश्चन के भी क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने कई सारी चीज़ें दिखाई हुई है। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर मिलान करने वाले पॉइंट है, तो मिलान करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं किसी। लेकिन जब कुछ देखना ही नहीं, तुम्हें पढ़ना ही नहीं, और ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि हमें पढ़ा दो कि ऐसे ज़बरदस्ती पढ़ा दो। मैं तो अपने हिसाब से तो बना रहा हूँ ना क्लास भी, कि हाँ भाई ठीक है, KVS में जो चीज़ें हैं सुपर टेट के अंदर जो है उसके जो टेस्ट होंगे ऑफलाइन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जब तुम कुछ चीज़ कर ही नहीं रहे हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, बेसिक सी चीज़ें, इतनी बेसिक चीज़ें तो बहुत बेसिक है, तो क्या है, मापन का वाला टॉपिक है, हैं? बल का मात्रक बताना मेरे को जरा, बल का मात्रक बताओ MKS पद्धति में। MKS पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति, गलत हो रहा है। हाँ तो F बराबर M में होता है ना। हाँ तो आप किलोमीटर प्रति कहते हैं ना, तो यहाँ आंसर लगेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लगेगा, और ये न्यूटन के बराबर होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसकी मात्रक किसके बराबर है, किसकी विमा किसके बराबर है। आप तभी तो बताओगे जिस समय मात्रक जानोगे। बताओ यार, इतनी अच्छी क्लास पढ़ाई हमने, पूरी साइंस की, पूरे 55 मिनट की साइंस की क्लास है वो, और इतने, हाँ साइंस की, कहीं स्टेटस पे मैं अपना फोटो दिखाने के लिए लगाता हूँ उसे। नहीं मतलब मुझे लगा आपने इसकी पॉलिटी की होगी क्लास में। नहीं पॉलिटी नहीं, साइंस लिखा हुआ है, NCERT साइंस लिखा हुआ है सारी। और मैं अगर पढ़ाऊंगा भी ठीक है, सारी जो चीज़ें समझाने वाली हैं कि हाँ प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है जितना, उतना मैं समझा सकता हूँ, है ना। और आप करके भी देखोगे, पढ़ोगे भी तो चीज़ें समझ आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन भी करोगे, और उसके बाद मैं अगली वाली वीडियो भी डालूँ उसमें विमा वाली, डायमेंशन वाली, जो विमा को लेकर आज के टाइम में क्वेश्चन आ रहे हैं दुनिया भर के, तो वो भी तो आंसर कब देखो, विमा तो तभी बता लोगे जब जिस समय सूत्र पता होंगे, फॉर्मूले पता ही नहीं है तो कैसे निकल जाएगी विमा ही। और तू तो बैठा साइंस से, तू चुपचाप बैठा हैं, अभी रिसेंटली पढ़ के आया, 12th तो भी करी तूने, तो ध्यान रखेंगे 217वां अनुच्छेद लिखेंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हाँ मैं नॉर्मल है, ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ और बेसिक सी चीजें अभी लग रहा होगा आपको, हैं? दूसरों से तो बेहतर ही होगा कि अगर मैं 9 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ कि दूसरे चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, 2 साल से 3 साल से पढ़ा रहे हो, वो पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और उनके एक्सपीरियंस में अंतर होगा। हाँ बता क्या होता, मैं वही तो कह रहा, ये क्वेश्चन। हाँ भाई तू बताना जरा। बल गुना समय, आवेग कहलाता है। अगर हम लोग ये कहने लग जाएंगे संवेग क्या होता है, वो भी मैं कल डिस्कस कर रहा था। हाँ ये द्रव्यमान गुना वेग हो जाएगा। ये तो पहले वाले टेट में भी आया हुआ, सुपर टेट में भी आया हुआ, सबसे पहले वाले में। बताओ ये पॉइंट नहीं पढ़ने के तुम्हें। चलो खैर कोई बात नहीं, आर्टिकल अभी हमने लिखा अनुच्छेद नंबर 217, ये अनुच्छेद है हमारा। और इसके बाद अब आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल लिख लो इसके संबंधित ही, अनुच्छेद नंबर 217(2). सर मैंने पूछा 217 में इसका कार्यकाल भी है क्या? हाँ कार्यकाल आ तो गया, 62 वर्ष के लिए 6 वर्ष, हाँ अधिकतम 6 वर्ष के लिए पद धारण करेंगे और 62 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 217(2) लिखेंगे। अनुच्छेद ये है हमारा पद की योग्यता, न्यायाधीशों के पद की योग्यता। न्यायाधीशों की पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी न्यायाधीश बनने के लिए, कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर। अब आ जाओ जरा। पहली शर्त यह है कि वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार मतलब बीच में गैप ना हो, लगातार कम से कम, कंडीशन कई सारी है, कम से कम 5, देखो 10 वर्ष है ना, 10 वर्षों तक
अधिवक्ता रह चुका हो, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। समझ रहे? अधिवक्ता एडवोकेट वही सुप्रीम कोर्ट के जजों की थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनने की भी एक वैधता थी, एक लिमिट थी कि वो 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट के अंदर जज रह चुका हो, है। या करके एक पॉइंट और है, फिर या करके एक और लिखेंगे। किसको? 6 साल के लिए पद धारण करेंगे और 62 वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो जाए। किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या फिर किसी एक या उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक, यहां भी 10 वर्ष ही है, 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, न्यायिक पद धारण कर। अब न्यायिक पद क्या होता है? कोई भी जुडिशरी पोस्ट पर हो, मतलब कोई जुडिशरी पोस्ट पर हो, न्यायिक पद धारण कर चुका हो, कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों। सेम पॉइंट है, 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता एडवोकेट रह चुका हो और किसी जुडिशरी पोस्ट पर भी 10 वर्षों तक लगातार हो। तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो, और राज्यपाल की नजरों में क्या हो? एक अच्छा विधिवेता हो, या अच्छा कानून का दाता हो, या हम लोग कह सकते हैं पारंगत हो। समझ रहे मेरी बात? ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि राज्यपाल की नजरों में, राज्यपाल की नजरों में पारंगत हो, मतलब अच्छा विधिवेता हो, अच्छा कानून का दाता हो, है ना, या राज्यपाल की राय में पारंगत हो।